कम से कम स्ट्रक्चर बना लो। देखो कन्वर्जेंस के क्वेश्चन में कम से कम स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो इसमें कितने कार्बन है जी? चार कार्बन बना लीजिए। बॉन्ड कैसा है? एक जगह डबल है, कहाँ? फर्स्ट कार्बन पे। आप नंबर भी लिख लो, हाइड्रोजन तो लिखने आता ही है। ये बन गया ब्यूट1। आइए हमको बनाना क्या है? 1 आइडो ब्यूटेन। ठीक है, आयोडीन जोड़ना है। तो आप एक काम करो, आपको किस पोजीशन पे जोड़ना है ये भी देखिए। किस पोजीशन पे जोड़ना है? फर्स्ट नंबर पे। यानी पहले हैलोजन जो जोड़ोगे वो किस नंबर पे जोड़ोगे? फर्स्ट नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पे हैलोजन हमको जोड़ना है। मान लो हम HCl जोड़ना चाहें, तो HCl को अगर हमको फर्स्ट कार्बन पे ले जाना है तो हम क्या यूज करेंगे? कल बताया था, बताओ। हमको हैलोजन एटम वहाँ भेजना है जहाँ पे, आइए जल्दी से, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम है। उस कार्बन पे जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो इस रूल को क्या बोलते हैं? एंटी एम रूल। और एंटी एम रूल के लिए क्या यूज करेंगे बताइए? एंटी एम रूल के लिए पर ऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो हाइड्रोजन कहाँ जाके जुड़ेगा? डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कैसा दिखेगा? क्लोरीन यहाँ जुड़ गया। बोलिए इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे जी? इसके बाद आपको पता है क्या जोड़ना है आपको? आयोडीन। तो आयोडीन जोड़ने के लिए हम बताते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन। सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन या ड्राई एसीटोन भी बोलते हैं। तो बताओ आयोडीन कहाँ जाके जुड़ेगा? एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, ये न कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बताइए फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2। यहाँ पे क्या जुड़ेगा? Cl। अब बाकी सब लिख दीजिए, CH2 और लास्ट में क्या लिखोगे? CH3। ये कन्वर्जन समझ में आया? तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी को इसमें? लिख लीजिए कन्वर्जन। तो आपको पहले हैलोजन जोड़ना होगा फर्स्ट पोजीशन पे। अब देखिए आप डायरेक्ट आयोडीन मत जोड़िए, क्योंकि आयोडीन आप जानते हैं कि फिंकल-स्टीन से जोड़ते हैं, वो बेस्ट मेथड है। अब सुनिए, ब्यूटीन आपको लिखने आता है, आप ऐसे बना लो। देखो ये बन गया मेरा ब्यूटीन। और हम जानते हैं कि ब्यूटीन 1 2 इसी दोनों पे ना हैलोजन जुड़ेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा। तो एक काम कीजिए, आपको किस नंबर पे ले जाना है हैलोजन को जरा सोचिए। तो HCl ले सकते हो, HBr ले सकते हो, जो भी ले जाओ। तो बताओ ना, हमको 2 नंबर पे ना आयोडीन जोड़ना है जी। तो हम 2 ही नंबर पे हैलोजन को ले जाएंगे ताकि बस एक्सचेंज हो जाए, जिसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड, यानी न्यूक्लियोफाइल की अदला बदली हो जाए। तो भाई इसको यहाँ ले जाना है, तो इसके लिए कौन सा रूल? एम रूल। कुछ भी रिएजेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर बताइए प्रोडक्ट क्या दिखेगा? यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा दिखेगा? ये क्लोरीन और फिर बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में क्या कीजिएगा? सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। यही रिएक्शन का नाम क्या है? फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो नाम वगैरह ध्यान रखिएगा। और बताइए अब फाइनल प्रोडक्ट हम यहाँ लिख देते हैं, CH3 CH2 CH। अब बताइए ये हैलोजन, इसी हैलोजन को न हटाएगा जी, सेम कैटेगरी वाले सेम कैटेगरी को हटाएंगे। आ रहा है बात समझ में? तो यहाँ पे इसको आयोडीन ये हटाया, और हम जान रहे हैं कि आयोडीन हमको 2 नंबर पे चाहिए, इसीलिए हमने हैलोजन को वहीं जोड़ा था। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे आपका क्लासरूम है और इसमें मतलब टेस्ट होता है, तो मान लो स्कूल में आपका फर्स्ट रैंक बनता था ना, जो बच्चा हाईएस्ट लाता था जी, और उसको कोई दूसरा स्टूडेंट हटा सकता है कि नहीं? क्योंकि दोनों की कैटेगरी सेम है, दोनों उसका स्कूल के क्या हैं? स्टूडेंट हैं, और कह सकते हो कि दोनों मनुष्य हैं। हाँ, मास के अकॉर्डिंग बढ़ता है। अरे भाई यहाँ 2 कार्बन हैं, बाकी सब तो सेम ही हैं। यहाँ कितने कार्बन दिख रहे हैं? 4। अब बताओ किसका मास ज़्यादा होगा? तो सिंपल देख लेना था भाई, जहाँ पे ये सॉरी इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? ऑफकोर्स जिसका मास ज़्यादा होगा। मास कब ज़्यादा होगा? मास तो तोलते रहेंगे वहाँ पे। अब डायरेक्ट देखिए, कार्बन जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा होगा मास, कोई दिक्कत नहीं। आप भी बताइए सेकंड वाले में, आप बताइए। अब आप नहीं जानते हैं क्लोरीन और आयोडीन में किसका मास ज़्यादा होता है? तो पता ही, आयोडीन बहुत बिगर साइज़ का होता है, क्लोरीन स्मॉलर होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बोलिए कोई दिक्कत
है ना। ऐसा क्वेश्चन सिंपल से बना लोगे, लिख लो। ऐसे क्वेश्चन कम ही चांस है नहीं आएगा। आएगा क्वेश्चन कैसा, देखो ये दूसरा पॉइंट लिखा है ना कि मास के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है, और अगर ब्रांचिंग घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो भी बढ़ेगा। अब ब्रांचिंग से क्या मतलब है, तो देखो ये हम अप्लाई करते हैं किसके लिए, इफ मास इज सेम। क्या बोले, मास इज सेम। जब मास सेम होगा तो क्या करोगे, तो चलिए हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, पहले इसके लिए लिखिए इतना, आगे रखने तरीका है पसंद। हाँ, तो ब्रांचिंग को आप डिग्री से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहाँ मास सेम है, आपको सेम क्वेश्चन दिया गया है, तीनों का मास इस तरह से 3 तरीके से हम ड्रॉ किए हैं, तो तीनों का मास सेम है। और अंतर क्या देखिए, ये कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का, क्योंकि जिससे हेलोजन जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा। अच्छा, यहाँ पे हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन कितने लोग से जुड़ा है जी, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 डिग्री का है। और ये हेलोजन है, ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, ये कितने कार्बन से, 3, इसको 3 डिग्री का कहेंगे। तो मतलब डिग्री बढ़ने से ब्रांचिंग बढ़ता है ना। तो आपको 3 तरीके का मिला, तो हम पूछेंगे कि बताओ जी सबसे ज़्यादा डिग्री किसका होगा, मतलब सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो जिसमें ब्रांचिंग बिल्कुल नहीं हो या कम हो। सबसे कम ब्रांचिंग इसमें नहीं के बराबर है, इसमें 1, इसमें 2, तो सबसे कम होगा। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन देखो एग्जाम में कैसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि इफ यू हैव 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, आइए अल्काइल हैलाइड, आपके पास 3 अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, एंड इफ ऑल हैव देम मास इज सेम, अगर मास उनका क्या है, सेम है, तो बताइए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो हमेशा याद रखिएगा 1 डिग्री इज ग्रेटर दैन 2 डिग्री दैन 3 डिग्री। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये वाला है, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। आया बात समझ में, कोई दिक्कत। पहला तो भाई मास, जो कि कम ही चांस पूछेगा, पूछ दिया तो अच्छी बात है, यानी तो ब्रांचिंग के अकॉर्डिंग आप आंसर कर लीजिएगा, बना लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, लिख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन है हम होमवर्क में दे देंगे, एनसीईआरटी बुक में 16 नंबर पे है ऐसे क्वेश्चन। हाँ सुनिए बोला क्या, 2024 में एक क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज में पूछा है कि बोला कि टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, कौन सा ब्यूटाइल, टर्ट मतलब 3 डिग्री, कितना डिग्री ये बताया था ना जी, इसको कौन सा ब्यूटाइल कहते हैं, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड जो भी है, इज नॉर्मल ब्यूटाइल। नॉर्मल समझते हो, लीनियर चेन, जब नॉर्मल बनेगा तो क्या कहेंगे, ये देखो लीनियर चेन है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो यही पूछा है कि भाई देखो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड से, या टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है किससे, नॉर्मल इससे, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड से। ऐसा क्यों, तो बता दीजिएगा कि विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग, क्या जी, विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। बॉइलिंग पॉइंट और ब्रांचिंग में कैसा रिलेशन है यहाँ पे, और ज़्यादा ब्रांचिंग कब मिलेगा, ये स्ट्रक्चर बनाइएगा आपको दिख जाएगा। आ रहा बात समझ में। एक्चुअली होता क्या है, देखिए नॉर्मल लीनियर स्ट्रक्चर है तो सरफेस एरिया ज़्यादा, आइस का सरफेस एरिया कम, सिकुड़ गया ना जी, स्फेरिकल शेप का हो गया, क्लोज होता चला गया, ठीक है। तो इसी के कारण जैसे जैसे स्मॉल एरिया में आ जाएगा उसको जल्दी हम बॉयल कर सकते हैं, और लार्ज एरिया में है और पूरा स्प्रेड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो सिंपली आप लिख देना कि बिकॉज टर्ट ब्यूटाइल हैज़ more side chain as compared to normal butyl, so therefore tert butyl has lower boiling point than किससे, नॉर्मल ब्यूटाइल। नॉर्मल ब्यूटाइल समझ गए। आइस का नाम क्या है, इसको कौन ब्यूटाइल कहते हैं, सेकेंडरी। इसको क्या कहते हैं, बताया नहीं था जी, 2 डिग्री को सेकेंडरी भी कहते हैं। तो अगर आपको ये नेम में कन्फ्यूजन है तो लिख लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। समझ में आ गया, कोई डाउट है किसी को इसमें, नहीं ना। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर
और इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं लैंग्वेज के फॉर्म। बोले तो ना इतने अच्छे से स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा, तो आपको लैंग्वेज में पूछेगा। ठीक है, अब अगला सवाल, इमिसेबल का मतलब सोचते हो वाटर में सॉलेबल या नॉट सॉलेबल? इमिसेबल नॉट सॉलेबल। मिसेबल मतलब होता है दोनों से मिक्स हो गया, दोनों मिक्स हो गया, जैसे कि पेट्रोल डीजल आपस में मिक्स हो जाते हैं, मस्टर्ड ऑयल कोकोनट ऑयल मिक्स हो जाते हैं, ऑयल से मिक्स नहीं होता आपस में, उसको कैसा लिक्विड कहेंगे? मिसेबल। इमिसेबल मतलब वाटर और ऑयल, आप उन दोनों को मिक्स करो, फ्लोट कर जाएगा उसको प्रॉपर, है ना, तो उसको बोलेंगे इमिसेबल। इमिसेबल का मतलब उसमें मिक्स नहीं हो रहा। तो यही सवाल 2024 में फिर से पूछा कि अल्काइल हैलाइड आर इमिसेबल इन वाटर, रीजन बताना है क्यों। तो अभी हम बात कर ही रहे थे कि सॉल्युबिलिटी वाली बात हम लिखेंगे। पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा सॉल्युबिलिटी। लिखो दूसरा पॉइंट सॉल्युबिलिटी, लिखिए अल्काइल हैलाइड, लिखते जाओ अल्काइल हैलाइड। अच्छा, अल्काइल हैलाइड पोलर नेचर का होता है जी, तुमको पता है अल्काइल हैलाइड? अल्काइल हैलाइड पोलैरिटी का मतलब समझते हो? क्या समझते हो? पोलैरिटी मतलब चार्ज, कुछ नहीं, सिंपल वर्ड चार्ज। अच्छा एक बात बताओ, अल्काइल हैलाइड कोई ले ना लो जी, मान लिए हैलोजन लिए, इधर हाइड्रोजन 3 वो, इसको छोड़ दो। अच्छा एक बात बताओ, इसके बीच में जो बॉन्ड है वो कोई तो खींचेगा, क्योंकि दोनों इक्वल एनर्जी तो खींच नहीं रहा है। इक्वल एनर्जी से कब खींचेगा? जब दोनों सेम होगा। भाई डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? क्लोरीन का ज़्यादा, कार्बन का कम, पढ़े हो ना? ठीक, तो अब कौन खींच रहा है? क्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हुआ? क्लोरीन किधर। इस पर स्लाइटली माइनस आएगा जिधर थोड़ा शिफ्ट हो गया, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव। अभी बताओ, प्लस माइनस चार्ज जनरेट हुआ, इसी को ना पोलर कहते हैं। पोलर का मतलब चार्ज, पोलैरिटी। तो पोलैरिटी जनरेट हुआ ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, पढ़े हो ना? चलो हम आगे डिटेल में बता देंगे। तो बताइए, ये पोलर होने के बावजूद भी वाटर में सॉलेबल नहीं है, क्यों? तो लिखिए, ये सवाल पूछता है जी 2 मार्क्स में, लिखिए क्यों सॉलेबल नहीं है। 2 मार्क्स में लिख लीजिएगा क्वेश्चन। ये जो मार्क करवा रहे वही सब बोर्ड में आता है जी, उस पर ध्यान दीजिएगा, उस पर थोड़ा ज़्यादा स्पेशल ध्यान देना है। तो अल्काइल हैलाइड इज पोलर इन नेचर, एज कैसा नेचर में है? पोलर। पोलर इन नेचर but does not soluble, halides कर दो ना, do not soluble in water, do not soluble in water। क्यों भाई? because it does not have sufficient energy, it does not have sufficient energy to break the hydrogen bond in water molecule। देखो एक्चुअली होता क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, किसी चीज़ में कोई चीज़ तभी सॉलेबल होगा जब उसके बॉन्ड को तोड़ पाएगा। सॉलेबल का मतलब क्या है? इसके इनसाइड चला जाए। इनसाइड कब जाएगा जी? जब इसके बॉन्ड को तोड़ पाएगा। तो इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती RX के पास कि इसके बॉन्ड को ये तोड़ पाए और इसमें डिजॉल्व हो पाए। आया बात समझ में? तो पोलर होते हुए भी ये सॉलेबल नहीं है। और यही एक और दूसरा सब्सटेंस ले लो, आपके समझने के लिए बता रहे, जैसे NaCl, ये तो ये भी पोलर है, चार्ज होता ही, लेकिन इनके पास सफिशिएंट एनर्जी होता है, तुरंत पानी में डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये वाटर के बॉन्ड को तोड़ सकता है। आप इसके बीच में कब जा सकते हैं? जब इसके बॉन्ड को तोड़ दीजिएगा। जैसे हम सब एयर में प्रेजेंट है, तो हम लोग क्यों एयर में प्रेजेंट हैं? आसानी से क्यों रह सकते हैं? क्योंकि एयर के बॉन्ड को हम आसानी से तोड़ सकते हैं, क्योंकि एयर का बॉन्ड बहुत वीक होता है, हमको तोड़ने के लिए मेहनत भी नहीं। हाँ, तो हवा में भी हाथ ऐसे चलाओ, चल जाएगा ना। हम सब कहाँ बैठे हुए हैं? एयर में ही। लिक्विड में थोड़ा एनर्जी लगाना पड़ता है, वहाँ पे बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, उसको स्विमिंग करते हैं, हाथ पर नहीं मारते हो, स्विमिंग करते हैं। तो लिक्विड में भी हम जा सकते हैं कि नहीं? सॉलिड में जा सकते हैं, कि दीवार के अंदर जा सकते हो। ये कब संभव है?
जब इसको हम पूरी तरीके से तोड़ दें। और इसको तोड़ने के लिए हम उतना हमारे पास एनर्जी नहीं है कि टूटेगा, तो हम लोग सॉलिड में ट्रेवल नहीं कर सकते। हम लोग किस में ट्रेवल कर सकते हैं? लिक्विड में कर सकते हैं, और गैस में तो रहते ही रहते हैं, है ना। हम लोग एयर से ही तो घिरे पड़े हैं। कोई दिक्कत? तो रीज़न क्या है गैस में रहना आसान क्यों फील होता है? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है, वो बॉन्ड बहुत वीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। आइए जनाब, इतना वीक है कि वाटर के बॉन्ड को तोड़ ही नहीं पाता, तो उसमें सॉल्युबल होगा क्या? नहीं। सॉल्युबल होने के लिए क्या चाहिए? उसको इतना एनर्जी होना चाहिए कि उसके बॉन्ड को तोड़ दे, तभी उसके इनसाइड जा सकता है। आया बात समझ में? ठीक है, तो ये है रीज़न। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, लिख लीजिएगा। और किसी को पोलैरिटी का मतलब समझना है तो ऐसे तो ये बॉन्ड में आप पढ़े होगे, लेकिन चलिए हम समझा देते हैं। ये चीज़ जो बता रहे हैं यहाँ नीचे लिख देते हैं ताकि आप समझ जाओ। देखो, कार्बन से अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस आएगा कि नहीं? दोनों एक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन से नहीं खींचेगा तो ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? क्लोरीन की। तो क्लोरीन अपनी ओर खींच रहा है तो इस पर स्लाइटली माइनस, इस पर स्लाइटली प्लस, और जब चार्ज डेवलप हो जाए तो उसी को बोलते हैं पोलर। आप पढ़िएगा ही फिजिक्स में पढ़े होंगे। ऐसे जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पे रखा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं? डाई। डाई मतलब 2, अब पोल मतलब चार्ज। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अगर स्मॉल डिस्टेंस पे तो उसको क्या बोलते हैं? डाई पोल। डाई मतलब 2, अब पोल मीन्स चार्ज। फिजिक्स में पढ़े हो ये सब? डाईपोल पढ़े होंगे, डाईपोल। आया बस समझ? इलेक्ट्रोस्टैट में भी सब है। तो इसके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? डाईपोल अट्रैक्शन। इसी को बोलते हैं डाईपोल अट्रैक्शन। ये थोड़ा बहुत हम आपको फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में भी पढ़ाए थे बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो ये लिख लीजिए। देखो, जो लोग ऐसा होगा दोनों सेम रहेगा तो कोई खींचेगा जी? नहीं। तो चार्ज डेवलप होगा? नहीं। तो कैसा होगा? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर जो होगा वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। ये मतलब तो पोलैरिटी या नॉन पोलैरिटी आप इस तरह से बता सकते हैं। कोई दिक्कत? सॉल्युबिलिटी के बाद समझ में आ गया? चलिए इतना लिख लीजिए। कॉन्फिडेंस जगह कि हाँ बोर्ड के क्वेश्चन हमसे बनेंगे। देखिए जरूर बनाइए ताकि कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए सुनिए क्या बोला है। 4 नंबर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, सुनिए। ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा है 2025 में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो आप लोग पढ़ के आए हैं उसको हम बनाते हैं। देखिए सुनिए, मिथाइल ब्रोमाइड, क्या बोला है? मिथाइल ब्रोमाइड, ए ऑप्शन। मिथाइल ब्रोमाइड नहीं जानते हो जी फार्मूला? बोलो क्या होता है? मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूँ? हाँ, तो आप लोग भी बोलोगे तो ना लिखेंगे डायरेक्ट। CH3 मिथाइल Br ब्रोमाइड। बोला है कि क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट करेगा? सोडियम आयोडाइड। किसके साथ? सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। किसके मौजूदगी में? ड्राई एसीटोन। चलिए बनाइए तो जल्दी से, क्या होगा? समझ में आया? अगेन दूसरा क्वेश्चन बोला, देखो जी मिथाइल ब्रोमाइड फिर है, लेकिन नाम देता है, फार्मूला खुद लिखना होता है, इसीलिए किसका जरूरत पड़ता है? नोमेनक्लेचर का। समझे? नोमेनक्लेचर का यूज। अच्छा चलो, मिथाइल ब्रोमाइड बोला इस बार रिएक्ट कर रहा, लेकिन सिल्वर फ्लोराइड। सिल्वर फ्लोराइड कल नहीं बताए थे? चलिए बनाइए, क्या बनेगा? अच्छा C 3 नंबर का ना क्वेश्चन है, तो 3 वो है रिएक्शन। और तीसरा है मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्शन करेगा, लेकिन इस बार KCN से करेगा, पोटेशियम साइनाइड से, ठीक है। तो क्या बनेगा? कंप्लीट कीजिए रिएक्शन, जिसका बन जाए दिखाइएगा कॉपी। हाँ जी, ये खैर कोई खास क्वेश्चन है नहीं, है बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखिए आप जान रहे हो, अभी बताए थे, ये माइनस और ये माइनस, यानी दोनों न्यूक्लियोफाइल है। ये इसकी जगह चला जाएगा, ये इसकी जगह चला जाएगा। क्या बनेगा? CH3 I प्लस लिखिए बीच में, दोनों को थोड़ा जोड़ देंगे NaBr, ठीक है। अच्छा ये भी माइनस, ये भी माइनस, एक्सचेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा? CH3F। आप इतना भी लिख दोगे ना ऑर्गेनिक की अच्छी बात यह है कि मेजर प्रोडक्ट लिख दोगे मार्क्स मिल जाएगा। बाई प्रोडक्ट लिखे तो लिखे, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं। AgBr मतलब जो पहला बनाने वाला है वो लिखना है। अच्छा यहाँ पे क्या लिखोगे? CH3 साइनाइड माइनस A माइनस, अदला बदली हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? CH3 CN प्लस KBr।
बोलो कोई दिक्कत? कितने लोग का तीनों सही है? तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। अब बताओ पढ़े हो कि नहीं? चलो और थोड़ा चेक करते हैं। इस रिएक्शन का नाम बताइए। अब इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चन बनाइए देखिए कि कहाँ पढ़े थे जी, क्या नाम है इस रिएक्शन का? बोलो बालक पीछे से, इधर बोलो। हम पूछते हैं तो उन्हें बोलता है उसको क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे फिंकल-स्टीन, इसका नाम क्या है जी? फिंकल-स्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम बताइए। स्वार्ट्ज रिएक्शन है, इसका नाम क्या होगा? स्वार्ट्ज रिएक्शन। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, मतलब ये बोल सकते हैं एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा था। ये कौन सा रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल सकते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन। बोलो कोई दिक्कत? आया बात समझ में? चलिए हेडिंग दीजिए केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आइए, आफ्टर फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी किसकी? अरे भाई किसकी पढ़ेंगे? जिसका फिजिकल पढ़े हैं। अरे बनाए क्या थे हम लोग शुरू में? हेलो अल्केन है ना, तो अल्काइल हैलाइड लिख सकते हो, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड किसको कहते हैं? RH। कोई दिक्कत किसी को? और आपको पता है इस पे चार्ज क्या रहता है? माइनस की प्लस जी? माइनस। तो इस पे चार्ज क्या आएगा? प्लस। बोलो इसमें कोई दिक्कत? पोलैरिटी जनरेट होगा ना। देखो हमेशा याद रखिएगा, कार्बन और हैलोजन में कौन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन होता है? अभी बताए थे, हैलोजन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस, इस पे प्लस। तो ये पोलैरिटी जनरेट करेगा, इसीलिए ये क्या होगा? रिएक्टिव इन नेचर। क्या होगा? रिएक्टिव। देखो जिस पे चार्ज रहता है वो बहुत रिएक्टिव होता है, जिस पे चार्ज नहीं होता वो न्यूट्रल रहता है, ज़्यादा रिएक्शन में भाग नहीं लेता। तो आप कह सकते हो कि इसकी रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टी जनरली किस पर डिपेंड करता है? उसके स्ट्रक्चर्स पे। ये क्या बनाए हम? स्ट्रक्चर। तो लिखो केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ क्या? मॉलिक्यूल या अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे छोटा सा लिख लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का ज़्यादा होगा इससे। ठीक है, इसमें टोटल आप 3 टाइप्स के रिएक्शंस पढ़ोगे। ठीक है, पहला लिखो, हम लोग कितने टाइप्स के पढ़ने वाले रिएक्शन? 3 टाइप्स के। 3 टाइप में पहला लिखिए तो देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है। पहला केमिकल प्रॉपर्टी, अल्काइल हैलाइड लेंगे, लेकिन यहाँ पे जब भी अल्काइल लेंगे 2 मॉलिक्यूल लेंगे। कितना लेंगे? 2। तो एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे 2 मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड लिए। ठीक है, जैसे आपने लिया CH3Cl। ठीक है, कितना मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। तो अगर 2 मॉलिक्यूल ये लिए है और ये सोडियम से रिएक्शन किया, हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंस नहीं करते हैं तो ये सब 2 लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, लेकिन समझने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, और किसके प्रेजेंस में होगा? ड्राई ईथर, यानी कि ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? वुर्ज रिएक्शन। और ये हमेशा प्रोडक्ट क्या देता है? अल्केन। इसलिए याद रखने वाली बात ऊपर लिखे है, क्या प्रोडक्ट देगा? टू फॉर्म, लिख लो यहाँ पे, टू फॉर्म अल्केन एट द टॉप लिखना ताकि याद रहे। इस रिएक्शन से हमको अल्केन मिलने वाले हैं। अब देखिए अल्केन मिलेगा, कैसे मिलेगा? देखिए समझिए, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देखो नीचे, ऐसे आप समझ लोगे। ये देखो सोडियम को बीच में रख दिए। ठीक, ये देखो सोडियम को कहाँ रखे? बीच में, और उसके बाद क्लोरीन प्लस CH3। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। अब सोडियम का तो अट्रैक्शन किसके प्रति होगा? क्लोरीन के प्रति होगा। यहाँ से सोडियम क्लोरीन को रिमूव करो देगा और 2NaCl बाहर हो जाएगा। बाई प्रोडक्ट लिखो अथवा ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप समझ रहे हो ना कि बाई प्रोडक्ट निकला। तो बचा कौन? CH3। तो ये CH3 कौन बचा जी? CH3। अब ये CH3 इस CH3 से जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि इन दोनों एक स्टेबल कंपाउंड बना देगा जिसका नाम क्या होगा? अल्केन। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? अल्केन। और इस दौरान किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? इथेन का। बोलो कोई दिक्कत? बना लीजिएगा ऐसे। ठीक है, तो लिख लीजिए
तो ये इस तरह से हम लोग अल्केन बनाएंगे। हमेशा 2 मॉलिक्यूल दिया रहेगा, आप बना सकते हो इसे, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको ऐसा दे दिया CH3 CH2 Br और 2 सोडियम से रिएक्शन कर रहा है और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर देख के ही समझ में आ गया कौन सा रिएक्शन है, ओर्ज रिएक्शन। और बताइए ये प्रोडक्ट में हमको क्या बना के देगा, अल्केन देगा। अच्छा ये तो सिंपल सा दिख रहा है जी, कुछ उतना ज़्यादा सोचना क्या है। अरे भाई इसमें मॉलिक्यूल डबल कर देना और यहाँ से इसको हटा देना, बोलो कोई दिक्कत। इसको 2 बार जोड़ देना, 2 बार जोड़ेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताओ। चलो लिखो जल्दी से बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा ना जी सबका। देखो किसी को दिक्कत है तो सोच लो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिमाग नहीं लगाना। देखिए ड्राई ईथर देगा, 2 मॉलिक्यूल होगा, ये हट गया जो हटा दो। अब बाकी मॉलिक्यूल को एज इट इज लिख दो, CH3 CH CH3। अच्छा देखो उसमें भी कैसे जोड़ते थे, एक मॉलिक्यूल हटाया CH3 के साथ फिर वैसा ही जोड़ देते थे, इसके साथ फिर से वैसा ही जोड़ दो। कौन कौन है जी, CH है, CH3 इधर है और CH3 इधर है, बन गया। बोलो कोई दिक्कत। अगर फिर भी डाउट है तो देखो 2 मॉलिक्यूल लिख लो, आपको दिख जाएगा CH3 CH CH3 Br। अब बीच में है सोडियम, इधर से भी Br CH CH3 ऐसा ही ना रखोगे जी, सोडियम को बीच में रख लो और दोनों ब्रोमीन को इससे मदद से हटा दिए। अब बताइए ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के ऐसा नहीं दिखेगा, बस यही तो किया। ऐसा नहीं कि हर बार दुगने करना, 3 को देखा 6 को कर दो, नहीं, वो देख के बनाइए। समझ में आ रहा है कोई दिक्कत इस रिएक्शन में? कितने लोग का ऐसा ही हुआ, ठीक। अब लिखो दूसरा रिएक्शन जो ऑलरेडी तुम पढ़े हो, जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हेडिंग दीजिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखिए हम लिए C2H5Cl इथाइल क्लोराइड, ठीक है। अच्छा सुनिए, इसके साथ अगर रिएक्शन हम करवाए, KOH का तो करवा ही दिया है, तो चलो NaOH का करवाए, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलते जाओ जल्दी से। C2H5OH बनेगा, बोलता नहीं है, आगे बोलो। H2O से करवाए तो, अरे भाई H2O का ऐसा नहीं लिख सकते, H+OH-, सब्स्टिट्यूट करेगा इसको तो क्या आएगा, फिर से वही जवाब C2H5OH। कोई डाउट किसी को? नहीं ना, एक KOH तो ऊपर लिख ले, तो अगला लिखो। देखो नेक्स्ट, इसका रिएक्शन हम कराए KCN से। किसे कराए, KCN से, क्या बनेगा, C2H5Cn। अभी ऐसा ही ना क्वेश्चन दिया था, मिथाइल ब्रोमाइड विथ KCN। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इम्पॉर्टेंट बात ये है, देखो ध्यान दो, AgCN दिया तो ये देखो थोड़ा वीक है एज कम्पेयर टू पोटेशियम, है ना वीक। तो वीक वाला में ध्यान रखिएगा, यही आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा कि इसमें कौन सा बनेगा। तो देखो इसमें साइनाइड बनता है और इसमें क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड। इम्पॉर्टेंट बात है, इसको टिक कीजिए, वो एग्ज़ाम में पूछबे करेगा कि भाई आइसोसाइनाइड किस केस में बनेगा, तो रिएजेंट क्या होना चाहिए उसमें, AgCN। या ऐसे पूछ देगा इसमें AgCN से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, अब तुम्हारे दिमाग में रहेगा साइनाइड लिख दोगे, ठीक है। साइनाइड कब बनेगा, इसके साथ, KCN के साथ। तो इसको टिक कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक करवा रहे हैं, एग्जाम में पक्का आया है, CBSE बोर्ड में 2-3 बार पूछा है। आगे सुनिए, आगे आप कर सकते हो KNO2 से, ये भी माइनस चार्ज वाला है, तो क्या बनाएगा जी, C2H5NO2। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया? यहाँ चेंज नहीं होता है, AgNO2 भी रहेगा तो वही रहेगा, तो खैर वही रहेगा तो छोड़ दो, जो चेंज था वो मैंने लिखवा दिया, इसमें कोई दिक्कत।
तो इसमें एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन तो सब पूछ सकता है लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ चेंज आया है। तो जहाँ चेंज आए वहाँ स्टार मार्क, इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव जैसा वर्ड यूज करो, जो साइनाइड। तो इस केस में क्या बन जाएगा, CH3NC यानी आइसोसाइनाइड बनेगा। ये रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ हमने टिक कराया था, ये वाला। तो इन सब में ना कुछ इस तरह से स्टार मार्क दे दो ताकि ध्यान रहे ना। बाकी हाइलाइटर यूज करते हो नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम सब समरी में कॉपी में आपको अलग से सबको जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको अलग से करवा देंगे ताकि आप वो भी पढ़ के जाओ तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलो अब बाकी आज बात करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने क्या पढ़ा जी, सबसे पहले क्या पढ़ा जी, प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, जिसको बना लिए थे, किसका, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी अल्काइल ग्रुप का। उसमें पहला फिजिकल प्रॉपर्टी पर है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसके पर डायरेक्टली पोजीशन, अब ब्रांचिंग के, अगर तुम्हारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रहेगा तो कौन ज़्यादा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री। अच्छा 1 डिग्री को क्या कहते हैं जी, 1 डिग्री को क्या कहते हैं, 1 डिग्री प्राइमरी तो कहलाएगा ही लेकिन ऐसे नॉर्मल चेन है ना, और बाकी 3 डिग्री को टर्ट ब्यूटाइल से कहेंगे। तो आप हम जानते हो कि बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 1 डिग्री ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। फिर बताओ, यही बालक बताओ यहाँ से कि ये अल्काइल हैलाइड पोलर है लेकिन फिर भी वाटर में सॉल्युबल नहीं है, क्यों बोलो, आज ही तो बताए थे। कभी भी किसी चीज़ में सॉल्युबल होना है, हमको एयर में प्रेजेंट होना है तो हमको इतना एनर्जी होना चाहिए कि हम एयर के बॉन्ड को तोड़ सकें। उसी तरह से हम लोग पानी में जाके अंदर जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसको बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। लेकिन ये कौन, किसकी बात चल रही है, हाँ अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वाटर को तोड़ सके, इसलिए वाटर में कैसा होगा, इनसॉल्युबल, नॉन सॉल्युबल, इमिसेबल, एक ही बात है, डू नॉट सॉल्युबल, सब एक ही बात है। इसके बाद क्या पढ़े, एक और रिएक्शन पढ़े, ओर्ज रिएक्शन। तो अब बताइए इस रिएक्शन में पहचानोगे कैसे। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें रिएजेंट कौन लेते हैं, कौन रिएजेंट लेते हैं जी, ड्राई ईथर। अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्केन बनता है। इसमें जनरली कार्बन डबल हो जाता है, जनरली, हमेशा नहीं, ठीक है। और आज पढ़े न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग दूसरे को रिप्लेस करेगा। अगेन इंपॉर्टेंट क्या है, AgCN रहे तो साइनाइड नहीं आइसोसाइनाइड बनेगा। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक है। तो इतना रिवाइज करके आइए, बाकी अगले क्लास में।